हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे सीडीपी का। वो है कोहल वर्ग का सिद्धांत। तो ये आपको सीटेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में और जितने भी साइकोलॉजी के एग्ज़ाम होते हैं आपको सभी में देखने के लिए मिल जाएगा ये। और ये होम साइंस का एक ब्रांच है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोहल वर्ग ने जिन्हें क्या सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और ये सिद्धांत इन्होंने 1958 में दिया था। और थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 में हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 17 जनवरी 1987 में हुआ था। और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और साथ ही साथ ये जो है एजुकेटर नोन फॉर थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। एंड हम जानते हैं कि अब देखते हैं कि नैतिक क्या होता है, नैतिकता क्या होती है। जब नैतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है तो हम इससे जुड़े तत्व को भी जानेंगे कि नैतिक होता क्या है, नैतिकता होती क्या है। तो नैतिकता होती है यह एक प्रकार का गुण होता है और यह गुण जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है, मतलब इसे समाज में रह कर के सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो वो ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। वह अच्छा या बुरा समाज से ही सीखता है। जब वो बड़ा होता है तो वो अच्छा बुरा क्या है वो इस समाज से देखकर सीखता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो कोहल वर्ग जी ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा है, क्योंकि ये एक अवस्था के बाद सीखा जाता है। जैसे कि बालक जन्म के दौरान क्या होता है, अज्ञान होता है, उसे किसी भी चीज़ का नैतिक ज्ञान नहीं होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो समाज से सीखता है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इन्होंने इसको 6 भागों में डिवाइड किया है प्रत्येक अवस्था को, और इसे सार्वभौमिक माना है। तो इसे सार्वभौमिक क्यों माना है? तो सार्वभौमिक से क्या तात्पर्य है? सार्वभौमिक से तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। और क्या है, नैतिक विकास एक निश्चित श्रृंखला में आती है, मतलब ये एक क्रम में आती है। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता है। यहाँ एक क्रम में अवस्था आती है। तो आइए हम देखते हैं इन 6 अवस्थाओं के बारे में, डिटेल से पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला, इसे हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक भाग में 2 भाग डिवाइड होते हैं। पहला हम देखते हैं, पहला भाग में क्या है, पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसे हम प्री कन्वेंशनल स्टेज कहेंगे। सेकंड देखेंगे तो उसमें परंपरागत अवस्था, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। और थर्ड वन है उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसे हम प्री कन्वेंशनल कहते हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें 2 भाग डिवाइड हुआ है, ए और बी। तो पहला हम देखेंगे आदेश और दंड का अवस्था, जिसे हम स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट कहते हैं। तो देखते हैं हम इसके आगे। तो पूर्व परंपरागत होता क्या है, जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति जो है क्या हो जाती है, वो प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जा सकती है। और इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। तो 2 अवस्थाएं इसमें यही है, जो पहला आदेश और दंड और दूसरा अहंकार की अवस्था। तो आइए देखते हैं हम आदेश और दंड, जो स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट क्या है। तो इसमें क्या होता है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था हम इसे कहते हैं। तो ये इस अवस्था में बालक का व्यवहार जो है वो क्या होता है, वो बंद व्यय पर आधारित होता है और इसी डर से वो क्या करता है, अच्छा या बुरा व्यवहार करता है।
अहंकार की अवस्था में देखें तो इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने के लिए होता है, जैसे कि एक्सचेंज जो होता है, लेन देन की जैसे कि हम किसी को अगर जो है मदद कर रहे हैं तो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी हमारी मदद करे। और ये आज्ञा और दंड की अवस्था में क्या होता है कि इसमें बालक क्या करता है, व्यवहार उसका जो है वह पर आधारित होता है और इसी डर से वह क्या करता है, अच्छा या बुरा व्यवहार करता है। जैसे कि वो स्कूल में दंड पाने के लिए क्या दंड अगर पाता है तो वो डर के मारे क्या करता है कि जो भी होमवर्क मिले होते हैं उसको वो कंप्लीट कर लेता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हम परंपरागत अवस्था कहते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रशंसा की अवस्था, जिसे हम स्टेज ऑफ प्रेज कहते हैं। तो ये क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा जो कुछ भी करता है वह प्रशंसा पाने के लिए करता है और इसमें बालक समाज से अच्छा लगने वाला कार्य करता है। जैसे कि स्कूल में कोई बच्चा प्राइज़ पाता है तो वो क्या करेगा, उस काम में और इंटरेस्टेड हो जाएगा और जो है वो प्राइज़ पाने के लिए और मेहनत करता है। और नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर के लिए क्या करता है ये, तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि कोई उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होता है और इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि जो सामाजिक नियम है इसके विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक जो है कहते हैं। मतलब कि जो हमारे समाज में अमान्य है, जैसे कि चोरी करना पाप है कहेंगे लोग, तो क्या करेगा वो इस बात को समझने लगेगा कि चोरी करने से क्या होता है, दंड मिलता है और ये गलत कार्य है, झूठ बोलना गलत कार्य है। तो ये क्या करेगा, इन सब चीज़ों को वो समझने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट वन है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हम उत्तर परंपरागत अवस्था कहते हैं। तो देखिए हम आपको शॉर्ट में वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे कंटेंट जो है कम से कम समय में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। सो मैं इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाकर आप लोगों को समझा रही हूँ। अगर आप लोग नोट्स करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए थर्ड वन क्या है आपका, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, जो उत्तर परंपरागत अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, ए और बी। पहला हम देखेंगे ए में, देखिए सामाजिक समझौता, सोशल कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं हम। इसमें क्या होता है, सामाजिक समझौते की अवस्था में, इस अवस्था में वह समझने लगता है, मतलब बच्चा समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच जो है क्या होता है, एक समझौता होता है। व्यक्ति यह मानने लगते हैं कि हमारा दायित्व है कि हम जो है समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। जैसे कि ट्रैफिक नियम है ना, ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं किस लिए, कि हम दुर्घटना से बच सकें। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका पालन करेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ये हमारे हित के लिए बनाया गया है, ये हमें दुर्घटना से बचाने के लिए बनाया गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये सामाजिक समझौते की अवस्था में जो है क्या आता है कि व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम जो है समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। और सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, जिसे हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अच्छे या बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर जो है स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित जो है करता है और वो अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आई होप कि मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को कम से कम समय में और अधिक से अधिक कंटेंट जो है प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं और पूछ सकती हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकती हैं। देखिए ये टॉपिक आपका सी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट और ये आपके टीजीटी, पीजीटी होम साइंस और नेट जेआरएफ में भी क्वेश्चन आते हैं और ये आपका कंपलसरी और कॉमन टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। अभी नेट में इसके क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसके क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं से पूछा गया था, किसी अवस्था से पूछा गया था कि जो है ये किस अवस्था में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सामाजिक समझौता
जो है जैसे यहाँ पे दिया होगा और फिर यहाँ पे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत जो है आता है, या फिर पूरा स्टेटमेंट दिया होता है कोई उदाहरण, और उसमें फिर बताना होता है कि जो है ये जो है कौन सा स्टेज है, कौन से स्टेज से पूछा, मतलब ये रिलेट करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और सीटेट में तो यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है आते हैं। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CDP का, और आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। देन हम इसे कंप्लीट कराने के बाद इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे MCQ। जैसे कि प्रीवियस हमने वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने कि हम पहले चैप्टर कंप्लीट कराते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को रखते हैं और उसका जो है हम डिस्कशन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।